तो गुड इवनिंग टू ऑल। और आज मैं आपके सामने हूँ। इट्स अ लॉन्ग गैप जिसके बाद मैं आपके सामने आया हूँ। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हुआ करेंगे इंग्लिश ग्रामर के, वो मैं आपको कंटिन्यू दूंगा। और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए इससे पहले मैं आपको इंग्लिश ग्रामर में फिगर ऑफ स्पीच दे चुका हूँ और उनकी एक्सरसाइज मैं आपको बता चुका हूँ। जितने बच्चे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जो स्टूडेंट्स हैं जो अपनी स्टडी कर रहे हैं और ग्रामर को अच्छा करना चाहते हैं इन छुट्टियों में या लॉकडाउन पीरियड के टाइम में जब वो स्कूल नहीं जा रहे और ग्रामर को और इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियोस बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। गैप हुआ है क्योंकि कुछ एग्ज़ाम्स थे जिनकी प्रिपरेशन चल रही थी, उन एग्ज़ाम्स की वजह से मैं आपको कंटेंट अवेलेबल नहीं करा पाया हूँ। अब मैं आपको ईच डे ये सारे कंटेंट रिलेटेड टू इंग्लिश ग्रामर देता रहूँगा, ठीक है। तो आज का जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ आर्टिकल या डिटरमाइनर। डिटरमाइनर बोल सकते हैं, आर्टिकल बोल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना चाहिए डिटरमाइनर है क्या। तो डिटरमाइनर की अगर बात करूँ मैं, तो ये कोई वर्ड हो सकता है, कोई फ्रेज हो सकता है। डिटरमाइनर कोई वर्ड कोई फ्रेज हो सकता है जो किसी नाउन के साथ आए, ठीक। और उस नाउन का उस सेंटेंस में क्या रिलेशन है, उस क्यों यूज़ किया गया है, उसको बताने वाला या उसको बताने का जो क्रेडिट जाता है वो सब डिटरमिनर को जाता है। या सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो डिटरमिनर आपको ये बताएगा कि जिस वाक्य में वो यूज़ हो रहा है किसी नाउन से पहले या नाउन के साथ, उस नाउन का क्या रेफरेंस है, किस रेफरेंस में उस नाउन को वहाँ यूज़ किया गया है, ठीक है। इसमें काफ़ी डिटरमिनर हो सकते हैं जिनमें हम एंदा को पढ़ चुके हैं, आर्टिकल्स बोल चुका है मैंने। कुछ कार्डियल नंबर होते हैं डिटरमिनर कहलाते हैं। कार्डियल नंबर 1 2 3 को बोलते हैं कार्डियल नंबर। कुछ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्ड होते हैं डिटरमिनर में आते हैं। तो तमाम ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम डिटरमाइनर बोलते हैं। और डिटरमाइनर क्यों बोलते हैं बताया मैंने आपको, क्योंकि ये सेंटेंस में बताते हैं कि जिस नाउन के साथ ये आ रहे हैं उस नाउन को किस रेफरेंस में यूज़ किया जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे आर्टिकल्स की। डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल ये क्या होते हैं, सब लोग आप पढ़ चुके हैं, पढ़ते आ रहे हैं। डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल में आज हम पहले इनडेफिनिट आर्टिकल को लेंगे और इनडेफिनिट आर्टिकल की वो बारीकियां पढ़ेंगे जिससे कि हम आज एक बार जब इन आर्टिकल्स को समझें तो कभी भी हमें इनमें कोई इशू ना बने। क्योंकि मैंने क्या पाया है, बच्चों को क्लासरूम के अंदर आर्टिकल्स पढ़ाया जाता है, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट करके पढ़ाया जाता है। इनडेफिनिट आर्टिकल की बात कर रहा हूँ मैं। तो वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट तो वो कहीं ना कहीं बच्चों को प्रॉब्लम देता है। वो एक लिमिटेड दायरा बन जाता है और बच्चों को वहाँ जहाँ उन्हें ए और एन का यूज़ करना है एज एन इनडेफिनिट आर्टिकल, वो यूज़ नहीं कर पाते। तो आज मैं आपको जो रूल्स बताने वाला हूँ, जो स्टेप बताने वाला हूँ, उनको आप समझेंगे तो आपको इजीली आर्टिकल समझ में आएंगे, ठीक है। तो विदाउट डिले आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इनडेफिनिट आर्टिकल में अब हम कैसे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आर्टिकल्स के दो टाइप यहाँ पर दिए गए हैं, डेफिनिट, इनडेफिनिट। आज हम बात करेंगे इनडेफिनिट की। इनडेफिनिट में हमें अ और एन का यूज़ करना है और दोनों का हिंदी में सेंस एक ही आएगा, यानी दोनों को हिंदी में एक के लिए यूज़ करेंगे। तो स्कूल्स में जो बताया जाता है बच्चों को कि जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनमें वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट होते हैं। तो वॉवेल्स जो ए ई आई ओ यू उन्हें काउंट किया जाता है और बाकी बचे 21 कॉन्सोनेंट काउंट किए जाते हैं। तो मैं आपको केवल इतना कहना चाहूँगा, जब भी आपको इनडेफिनिट आर्टिकल को जज करना हो या नाउन से पहले लगाना हो तो आप वॉवेल्स के लिए तो जाओ, लेकिन वो वॉवेल्स आपके
हिंदी के ना हो, इंग्लिश के ना होकर हिंदी के होने चाहिए। यानी आपको अब जिस नाउन से पहले आ और एन का यूज़ करना है तो आपको ये नहीं देखना, आपको ये जज नहीं करना कि उनमें ए ई आई ओ यू से स्टार्टिंग हो रही है या बाकी बचे 21 से। आपको चेक करना है, आपको उस नाउन को बोलना है, उसका प्रोनाउंसिएशन देखना है और जो प्रोनाउंसिएशन हो उसके बाद आपको उसमें यूज़ करना है ए और एन का। अब वो कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए लिखा हुआ है यूज़ ऑफ आ का यूज़ समझिए। जब नाउन का उच्चारण करते वक्त हिंदी के व्यंजन, मैंने क्या बोला, आपको हिंदी के स्वर और व्यंजन देखने हैं। हिंदी के व्यंजन आते हैं, साउंड उसका आता है, तो उस नाउन से पहले आप आ का यूज़ करोगे। यानी अगर कोई नाउन आपको दिया गया है, मैंने बोला नाउन से पहले ही आना है इनको, आर्टिकल्स को, तो अगर कोई नाउन दिया गया है तो उस नाउन को आपको बोलना है। बोलते वक्त उसका प्रोनाउंसिएशन देखना है, हिंदी में उसमें साउंड देखना है, और अगर वो साउंड का से ज्ञा तक के बीच में आता है, विदाउट टेंशन आपको उससे पहले आ लगा देना है। जैसे देखिए कुछ एग्जांपल दिए मैंने। माय फादर इज़ डॉक्टर, ये वर्ड जो डॉक्टर है, डॉक्टर नाउन है। आप डॉक्टर को बोल के देखेंगे, डॉक्टर को जब आप बोलेंगे तो क्या पाएंगे, डा का साउंड आ रहा है। डा मतलब का से ज्ञा के बीच में, तो आप क्या लगा दोगे, आप आ लगा दोगे। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। ही इज़ अ यूरोपियन। अगर बात करें यूरोपियन की तो यहाँ स्टार्टिंग में ई आ रहा है, और ई को देखते हो अगर आप इंग्लिश के वॉबल्स देख रहे होते तो ई आपके अकॉर्डिंग क्या है, वॉबल, तो आपको एल लगाना चाहिए था। जबकि मैंने क्या बोला, आप यूरोपियन को बोल के देखिए। आप यूरोपियन को जब बोलोगे, साउंड यूरोपियन आप निकालोगे, या आएगा, और या मतलब आ से का से ज्ञा के बीच में, और का से ज्ञा के बीच में जहाँ साउंड आए वहाँ पर आप आ लगाते हैं, नो डाउट। आई बॉट ब्लैंक मैंगो, तो मैंगो को अगर आप बोल के देखोगे माँ का साउंड आएगा, और माँ भी का कबूतर से लेकर ज्ञा ज्ञानी के बीच तक आता है तो आएगा। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये का से ज्ञा ऐसे हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टारगेट क्या है, टारगेट है हमारा आर्टिकल्स को अच्छी तरह समझना और जीवन में आर्टिकल्स को लेकर गलती ना करना। क्योंकि ग्रामर में कुछ बेसिक चीज़ें हम समझ जाते हैं, लेकिन जब हमें नीड होती है उनकी तो हम मिस्टेक्स करते हैं। आप इस वे में समझेंगे, आप उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी वाला करेंगे, उच्चारण हिंदी वाला करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। तो आ का यूज़ समझ में आ गया। जब आप नाउन, जिस नाउन से पहले आ और एन लगा रहे हैं उसको बोल के देखिए। बोलते वक्त उच्चारण अगर का से ज्ञा के बीच में आएगा, नो डाउट आप आ लगाओगे। और उसके अलावा यदि आ से अंग, जिन्हें हम हिंदी के स्वर बोलते हैं, अगर उच्चारण आ से अंग आएगा तो आप उससे पहले एन लगाओगे। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि जब नाउन का उच्चारण करते वक्त हिंदी के स्वर आ से अंग तक की ध्वनि आए तो नाउन से पहले एन का यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आ और एन में अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको आ और एन में कोई डाउट होना नहीं चाहिए, समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल है ही इज़ एन MLA। MLA मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम विधायक बोलते हैं। विधायक को अगर आप MLA को वैसे देखोगे इंग्लिश के साउंड कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग तो आपको एम दिखाई दे रहा है, जबकि मैंने क्या बोला, हम हिंदी ना देखकर इसे बोलेंगे MLA, और एम को हम लिखेंगे तो साउंड आएगा ए का, और ए मतलब आ से अंक के बीच में। और आ से अंक के बीच में जब भी किसी नाउन का साउंड आ रहा है तो वहाँ पर एन आना चाहिए। MLA को आप बोलोगे MLA, MLA को बोलते वक्त आप जब हिंदी का साउंड देखोगे तो ए आएगा, और ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो MLA एन उसके आगे आप लगा दोगे। नेक्स्ट वन, माई फादर इज़ ब्लैंक ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पर कुछ वर्ड आपको जानने पड़ेंगे। एच के बाद ओ दिया हुआ है, एच यहाँ पर साइलेंट है, तो आप एच ना बोलकर इसे हॉनेस्ट ना बोलकर ऑनेस्ट बोलेंगे। और ऑनेस्ट को अगर आप बोल के देखोगे तो क्या पाओगे, आ से अंक के बीच में ही आता है ओ, तो यहाँ पर अपने आप एन लगा दोगे। उम्मीद मुझे ये तो हो गई है कि आपको आ और एन का यूज़ एक स्पेसिफिक वे में जो है वो समझ में आ गया होगा। का से ज्ञा का साउंड आ से अंक का साउंड एन। ठीक, आ और एन क्लियर। अब देखिए कुछ
ऐसे रूल्स हैं। ये तो हो गया आ और एन को हम कहाँ मतलब आ को कहाँ लगाएं और एन को कहाँ लगाएं। अब हम कुछ इनके स्पेसिफिक रूल जानेंगे जहाँ पर आ और एन को यूज़ करना ही करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जितने भी काउंटेबल नाउन हैं, अगर वो ये नियम है इनके, ये रूल चल रहे हैं। पहले मैंने आपको आ और एन बताया, अब उनके रूल समझिए। आपको आ और एन यूज़ करना आ गया होगा। रूल देखिए, काउंटेबल नाउन के साथ कोई नंबर ना दिया हो, कोई संख्या ना दी हो। काउंटेबल नाउन जिन नाउन को आप गिन सको, जिनकी आप गिनती कर सको। जिन नाउन को आप गिन पाओ वो काउंटेबल, और जिन नाउन को ना गिन पाओ वो अनकाउंटेबल। और नाउन क्या है? एवरी नेम इज़ नाउन। कोई भी नाम है तो वो नाउन है। तो अब देखिए नियम क्या है। पहला रूल है, काउंटेबल नाउन के साथ यदि कोई संख्या ना हो तो इनमें आ और एन छिपा रहता है, मतलब यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल से समझ पाएंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आई एम सर्चिंग जॉब नाउअडेज, समझिएगा, आई एम सर्चिंग जॉब नाउअडेज। ये ग्रामेटिकल रूल्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जॉब जो वर्ड है ये नाउन है। नौकरी, नौकरी यहाँ पर काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन के आगे कोई नंबर 2, 3, 4, 5 नहीं दिया, तो आ और एन छिपा हुआ है। अब आपको क्या देखना है? आपको पहचानना केवल इतना है कि जो जॉब है, जो काउंटेबल नाउन है, उसके आगे आ और एन आना है। तो मुझे क्या लगाना है, मतलब आपको क्या यूज़ करना है? ध्यान दीजिएगा, आपको यूज़ करना है जॉब के आगे, जॉब को बोल के देखिए। जॉब को जब आप बोलोगे तो जा का साउंड आएगा, और जा का साउंड आएगा तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि जॉब काउंट ये ओमिट और एरर में आता है। ये आता है, आपको ग्रामेटिकल सेंटेंस दिए जाते हैं, उनमें 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है सेंटेंस को, और तब आपसे पूछते हैं कि इनमें क्या मिस्टेक है। आप मिस्टेक कब जज कर पाओगे? जब आपको रूल्स मालूम होंगे। और रूल मैंने भी आपको बोला कि यदि काउंटेबल नाउन है, उसके आगे कोई नंबर नहीं दिया, तो यदि कोई नंबर नहीं है तो एक तो है ना, और एक के लिए 2 वर्ड यूज़ करते हैं आप, आ और एन। तो मैंने बोला जॉब के आगे आ लगा देंगे, ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। यानी पहला नियम हमारा हो गया, काउंटेबल नाउन हमेशा अपने आगे कोई ना कोई नंबर लेकर आएगा, और यदि कोई अंक लेके नहीं आएगा तो आ और एन तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो रूल है उसे देखते हैं। जो थर्ड रूल है हमारा, इसके रिगार्डिंग समझेंगे। हाँ, बहुत अच्छे रूल्स मैंने ट्राई किए आपको देने के लिए। अब है सामान्य रूप से, देखिए अगला नियम है ये, दूसरा नियम। सामान्य रूप से प्रॉपर नाउन से पहले आ और एन नहीं आता, लेकिन कभी कभी आ एन का प्रयोग प्रॉपर नाउन से पहले कर देते हैं। अब पहले प्रॉपर नाउन समझिए। प्रॉपर नाउन क्या है? किसी भी पर्टिकुलर वस्तु, व्यक्ति और स्थान का नाम। प्रॉपर नाउन मतलब जो आप बचपन से नाउन की डेफिनेशन पढ़ते आए हैं, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। इट वाज एक्चुअली डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन। ठीक है, यानी प्रॉपर नाउन का मतलब है जब किसी भी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष की बात करेंगे तो प्रॉपर नाउन है। तो ये बोल रहे हैं प्रॉपर नाउन से पहले कभी आ और एन नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। एग्जाम्पल देखिए, दिस बुक इज़ रिटन बाय आ सुरेश। सुरेश के आगे आ लगा दिया, सुरेश यहाँ पर प्रॉपर नाउन है। अब सुरेश के आगे आ क्यों लगाया? आपको थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा होगा क्योंकि प्रॉपर नाउन से पहले आ नहीं आता। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक नियम बता दूं, मैंने लिख भी दिया है। जो वाक्य बोलने वाला वक्ता है या नैरेटर है, वो राइटर को नहीं जानता, वो सुरेश को नहीं जानता, उसे नहीं मालूम किसने बुक लिखी है। देन ही विल यूज़ दिस बुक इज रिटन बाय आ सुरेश। तो यहाँ पर आ किसी के अर्थ में यूज़ होगा कि ये किताब किसी सुरेश ने लिखी है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो अच्छे राइटर्स को सब जानते हैं, कोई राइटर मार्केट में नया आया और somebody ask me, मेरे हाथ में कोई बुक है और किसी नए राइटर की है और मैं उस राइटर को नहीं जानता हूँ, उसका नाम सुरेश है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यार ये बुक ना किसी सुरेश ने लिखी है। अब वो किसी के अर्थ में क्या यूज़ किया? आ। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, प्रॉपर नाउन से पहले कभी आ और एन नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर प्रॉपर नाउन के अंदर आप ये पा रहे हैं कि आ और एन दिया हुआ है, तो उसका एक ही रीज़न होगा कि जो बोलने वाला इंसान है उसे उस प्रॉपर नाउन के बारे में जानकारी नहीं होगी, वो उसको जानता नहीं होगा। यहीं लिखा होता दिस बुक इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, तो यहाँ पर आपको आ नहीं लगाना पड़ता। दिस बुक इज रिटन बाय जॉन मिल्टन, यहाँ पे आपको आ नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि ये लोग इन प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, आ नहीं लगाना पड़ता। जयशंकर प्रसाद, आ नहीं लगाना पड़ता, इनको आप लोग जानते हैं।
लेकिन जिस राइटर को आप नहीं जानते या जिसको राइटर को बोलने वाला जो सेंटेंस बोल रहा है वक्ता नहीं जानता, नरेटर नहीं जानता, तो वो क्या बोलेगा, वो उसे बोलेगा दिस बुक इज रिटन बाय आ सुरेश। तो सेकंड नेम हमारा क्या हुआ, यदि प्रॉपर नाउन से पहले आ और एन आया है, इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वहाँ बोलने वाला उसको नहीं जानता। द नेक्स्ट वन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जितने भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उनमें वॉट के बाद यदि सिंगुलर हो और सिंगुलर के साथ क्या हो, काउंटेबल। अभी मैंने बोला काउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ड ध्यान रखिए, एक वचन और काउंटेबल में जिन्हें आप गिन पाओ। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यहाँ पर एक वर्ड आया वो समझिए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, इनको बोलते हैं हम संबोधनवाचक वाक्य, जहाँ पर एक्सक्लेमेशन आता है। ये दो तरीके के वर्ड से स्टार्ट होते हैं, हाउ से और वॉट से। तो इन्होंने बोला यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वॉट से स्टार्ट है और उसके साथ काउंटेबल नाउन आया है तो ए और एन आएगा ही आएगा। जैसे वॉट आ प्रिटी गर्ल, तो यहाँ पर वॉट के बाद, क्योंकि यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, गर्ल काउंटेबल है, इसलिए आना ही आना है। वॉट अ बिग बिल्डिंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, वॉट के बाद बिल्डिंग को आइडेंटिफाई किया गया है, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, कितनी सुंदर लड़की है। तो मैंने अभी यही बोला बिल्डिंग भी काउंटेबल है, गर्ल भी काउंटेबल है, और दोनों काउंटेबल हैं तो उनके आगे नंबर आना ही आना चाहिए। हमने आ लगा दिया। आ क्यों आया वो आपको मालूम है, गर्ल का प्रोनाउंसिएशन गा, बिल्डिंग का प्रोनाउंसिएशन बा, और गा और बा का से गा के बीच में आते हैं। गॉट इट। तीसरा नियम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट नियम है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आगे मिलते जाएंगे आपको। नेक्स्ट रूल है, यदि कोई व्यक्ति है जिसकी हम स्पेसिफिक क्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं और उस क्वालिटी से हम किसी और को कंपेयर कर रहे हैं, किसी व्यक्ति की विशेषताओं को लेकर यदि किसी अन्य व्यक्ति को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं या उसको बता रहे हैं या उसको बोल रहे हैं, तो उसके पहले आता ही आता है, जबकि प्रॉपर नाउन से पहले बताया ना मैंने। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ही इज़ आ हिटलर, हिटलर से पहले आ नहीं आना चाहिए। लेकिन हम किसी इंसान को, मान लो कोई इंसान है जो हिटलर की तरह ताकतवर है, टैलेंट है, तानाशाही दिखाता है, बहुत तानाशाह टाइप का है, तो हम बोल सकते हैं ही इज़ आ हिटलर, वह एक हिटलर है। तो यहाँ पर हमने ध्यान रखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जब किसी की क्वालिटी, आप किसी विशेष आदमी की क्वालिटीज़ किसी दूसरे से बोलते हो या उसको कंपेटिबिलिटी में लाते हो, तो वहाँ पर आपको आ और एन यूज़ करने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है ही इज़ आ सेकेंड दारा सिंह, कोई व्यक्ति जो अच्छा लड़ लेता है, हम बोलते हैं भाई ये दूसरा दारा सिंह बन गया, अच्छी लड़ाई लड़ रहा है। तो दूसरा दारा सिंह तो है, लेकिन एक क्यों लगाया हमने, मैंने अभी बोला क्योंकि आप दारा सिंह जी जो हैं उनकी तुलना या उनको, उस इंसान को उनके ऐसा बता रहे हो। तो जब आप किसी की विशेषताओं को, किसी और को आइडेंटिफाई करो, किसी अन्य व्यक्ति को बोलो, तो उससे पहले काउंटेबल नाउन, उससे पहले आपका जो आर्टिकल्स हैं इंडेफिनिट आर्टिकल आ और एन का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, किसी जाति विशेष को व्यक्त करने के लिए कोई जाति है और वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन कोई जाति है, उसको व्यक्त करने के लिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को व्यक्त करने के लिए आ और एन का यूज़ करेंगे। समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है अ डॉग इज़ एन एनिमल। ध्यान दीजिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आपने डॉग की पूरी जाति के बारे में बात की है, मेरी बात समझिएगा। आप किसी जाति विशेष की बात, लोग यहाँ पे दा लगाते हैं, दा गलत है। आप जाति विशेष की बात कर रहे हो। कुत्ता एक जानवर है, कुत्ता एक जानवर है, तो आ क्यों आया, क्योंकि आप स्पेसिफिक डॉग की बात कर रहे हो, डॉग एक जानवर है, तो आना ही आना चाहिए। तो काउंटेबल नाउन से पहले यदि किसी जाति विशेष से पहले आप बात कर रहे हो तो आ और एन यूज़ होगा। अब बहुत से लोग बोलते हैं द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, वहाँ पर दा क्यों आता है, वो दा का अलग रूल है। वो डेफिनेट आर्टिकल दा का रूल क्या है वो मैं आपको जब दा पढ़ाऊंगा तो आप दोनों में क्लियर कर पाएंगे। यहाँ पर आ डॉग क्यों लगाया और दा डॉग क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आप डॉग को जानवर बोल रहे हो, लेकिन अकेला वो जानवर नहीं है, जानवर बहुत से होते हैं, जानवर बहुत से होते हैं। मैं यहाँ पर क्लियर करूँ थोड़ा सा, जानवर होते हैं बहुत से, गाय जानवर है, बिल्ली जानवर है, कुत्ता जानवर है, लेकिन वहाँ पर जो आता है द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, वहाँ पर दा क्यों आया, वर्ड से क्लियर होगा, वर्ड से क्लियर होगा। वहाँ पर आपने उस डॉग की एक
क्वालिटी बताई है, और क्वालिटी है वफादारी, जो हर कोई जानवर के साथ नहीं ऐड कर सकते आप। दैट्स वाई द आया, यहीं पर डाउट क्लियर कर दिया मैंने। बाकी मैं जब वहाँ पढ़ाऊँगा तो और क्लियर हो जाएगा। आ डॉग आया क्योंकि यहाँ पर जानवर एक कॉमन वर्ड लिया गया है, और जानवर सारे जानवर हैं, लेकिन वहाँ पर द क्यों आता है? जिसके दिमाग में डाउट आ रहा हो कि द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल क्यों यूज़ करते हैं, तो द डॉग इसलिए आता है क्योंकि वहाँ पर आप डॉग की बात कर रहे हैं, उसकी एक क्वालिटी की बात कर रहे हैं जो है वफादारी। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। आना भी चाहिए, आना भी चाहिए। मैं थोड़ी लंबी वीडियो है, 4 या 5 मिनट और लूँगा, क्योंकि मेरा टारगेट है आपको इंडेफिनिट आर्टिकल्स के सारे रूल अच्छी तरह समझा दूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं विदाउट डिले। जब वाक्य में वर्ब को नाउन की तरह यूज़ करें, वेरी गुड। वर्ब आप जानते हैं, अगर आप वर्ब को एज अ नाउन यूज़ कर रहे हो तो उससे पहले एन जरूर आता है। समझने का प्रयास कीजिए। ही गोज़ फॉर अ वॉक डेली, यहाँ पर वॉक वर्ब होती है। आई वॉन्ट टू हैव अ बाथ, यहाँ पर बात वर्ब होती है। वॉक टहल, बात नहाना, ये आपने वर्ब पढ़ी है, लेकिन ये वर्ब नहीं है, यहाँ पर ये नाउन की तरह यूज़ हो रही हैं। और जब नाउन की तरह यूज़ हो रही हैं, जब नाउन की तरह यूज़ हो रही हैं तो यहाँ पर आ और आ यानी आर्टिकल आ और एन यूज़ किए जाएंगे। तो नियम क्या आया? एक नया रूल आया। अगर किसी वर्ब से पहले आपको आ और एन दिखाई दे रहा है तो ध्यान रखिएगा, वो वर्ब नहीं है, वो क्रिया नहीं है, वो नाउन है। आर्टिकल्स डिटरमाइनर हमेशा नाउन के साथ आते हैं, नाउन के पहले आते हैं। यहाँ पर है वह डेली टहलने जाते हैं या जाता है, तो टहलना यहाँ पर वर्ब नहीं है, क्रिया है। आई वॉन्ट टू हैव अ बाथ, मैं नहाना चाहता हूँ, नहाना यहाँ पर वर्ब, नहाना यहाँ पे क्रिया नहीं है, नाउन है। तो वही समझ में आ गया। आई मेड ए मिस्टेक, शायद गलत बोल गया हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जब भी आपको वर्ब नाउन की तरह यूज़ की जाएगी तो आपको वहाँ पर आर्टिकल यूज़ करना ही करना है। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छा, एक और रूल आ गया। कुछ एडजेक्टिव हैं, मैनी, रेदर, क्वाइट और सच। इनका यूज़ क्या है? मैनी मीन्स बहुत होता है, रेदर हम कंपेटिबिलिटी के लिए, कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, क्वाइट हम पूरे के अर्थ में या संपूर्ण के अर्थ में यूज़ करते हैं। कोई चीज़ पूरी हो या संपूर्ण हो, उसके अर्थ में हम क्वाइट यूज़ करते हैं ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो अगर ये सारे वर्ड आए हैं सिंगुलर नाउन के साथ, इनके साथ सिंगुलर नाउन आया है, तो ध्यान रखिएगा, इनके साथ आप 100% आर्टिकल ए और यू यूज़ करेंगे। जैसे मैनी बहुत अर्थ में आता है, बट क्योंकि यहाँ पे वुमेन जो वर्ड है, वुमेन, ध्यान रखिएगा, वुमेन सिंगुलर है, दैट्स वाई मैनी आ लगाया। मैनी माने बहुत होता है, लेकिन आ क्यों लगाया? क्योंकि आपने यहाँ पे वुमेन के बाद सिंगुलर फॉर्म में लिया है। मैंने दोबारा बोल दूँ, मैनी, रेदर, क्वाइट, सच, ये ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे एडजेक्टिव हैं, ये जहाँ भी आएंगे इनके साथ सिंगुलर नाउन आएगा तो आर्टिकल ए और एन लेकर आएगा। नेक्स्ट, इट वॉज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क। एन क्यों आया? क्योंकि ये जो टास्क दिया गया है वो पूरी तरह असंभव है। इम्पॉसिबल में एन क्यों आया? ई से स्टार्ट है, इम्पॉसिबल बोलते में ई आ रहा है। ओके, तो नियम समझिएगा, ये सारे आर्टिकल्स के रूल हैं और इंडेफिनिट आर्टिकल्स के रूल हैं। मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि मैंने बोला ये सारे वर्ड जहाँ भी आएंगे इनके बाद अगर सिंगुलर नाउन हो तो आपको आर्टिकल ए और एन यूज़ करना ही करना है। अब आता है बहुत अच्छा नियम है और इसके बारे में आपको जानना भी चाहिए, इनक्वेटिव वर्ब। अब एक वर्ड आया, ये मैं आपको बताना चाहूँगा, इनक्वेटिव वर्ब। इनक्वेटिव वर्ब में से लेके पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब होती हैं ये, क्योंकि आपने वर्ब के टाइप पढ़े होंगे। वर्ब के तमाम टाइप्स होते हैं, इनमें एक इनक्वेटिव वर्ब भी टाइप है। तो इनक्वेटिव वर्ब को मैं आज आपको एक वर्ड में डिफाइन कर दूँ जानकारी के लिए। बाकी इस पर एक पूरा वीडियो दूंगा मैं आपको। जिनको ग्रामर अच्छी करनी है उनको ये वर्ड, ये सब समझ में आना चाहिए और समझना चाहिए। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, उसे प्रयास करेंगे समझने का। इनक्वेटिव वर्ब क्या होती हैं वो समझें। ये वर्ब वो होती हैं जब किसी की कंडीशन में नेचुरल चेंज हो रहा हो, किसी भी कंडीशन में नेचुरल चेंज आए तो नेचुरल चेंज दिखाने वाली जो वर्ब हैं वो सारी वर्ब इनक्वेटिव हैं। दोबारा समझ लीजिए, इनक्वेटिव वर्ब क्या है? जब किसी की कंडीशन नेचुरल ऑटोमेटिकली चेंज हो, मैन मेड ना हो कि वो नेचुरल चेंज हो, तो उस नेचुरल चेंज को बताने वाली जो वर्ब हैं वो इनक्वेटिव हैं। तो आपको अभी समझ में आ जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब इनक्वेटिव वर्ब मैंने आपको एक वर्ड एक्सप्लेन कर दिया, इस पर वीडियो पूरी बनाऊंगा। इनक्वेटिव वर्ब समझ में आ गया, यानी नेचुरल चेंज बताने वाली क्रियाएं। तो एक वर्ब है टर्न, तो टर्न के साथ यदि कोई नाउन आए तो आ और एन आएगा। समझने का प्रयास करेंगे। आ और एन नहीं आएगा, सॉरी माय मिस्टेक,
टर्न इनक्वेटिव वर्ब है हमारी एक बदलना, बदलाव, टर्न बदलना है ना, चेंज होना। तो अगर ये आता है तो इसके साथ भले ही अभी जैसे नियम पढ़ते क्या आ रहे हैं, यदि कोई काउंटेबल नाउन है तो ए और एन लेके आएगा, लेकिन टर्न अगर आ गया तो काउंटेबल नाउन के आगे भी ए और एन नहीं आएगा, समझे। आई होप यू विल नेवर टर्न ट्रेटर। अब देखें, मैं उम्मीद करता हूँ तुम कभी धोखेबाज नहीं बनोगे, गद्दार नहीं बनोगे। ट्रेटर काउंटेबल नाउन है भाई, पर आ और एन क्यों नहीं आया? क्योंकि टर्न दिया हुआ है और टर्न हमारी इनक्वेटिव वर्ब है, और टर्न जो हमारी इनक्वेटिव वर्ब है इसके बाद ए और एन नहीं आता, ठीक। और आपने देखिए मैंने क्या बोला, इनक्वेटिव वर्ब क्या होती है? ऑटोमेटिकली अपने आप बदलाव आता है, यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, वो अपने आप बोल रहा है मुझे उम्मीद है तुम गद्दार नहीं बनोगे, अपने आप नेचुरली। अगला, व्हेन हर हस्बैंड लेफ्ट शी हैड टर्न कुक। जब उसका पति छोड़ गया है, चला गया है, डेथ हो गई, वो कुक बन गई। अब समझे, कुक भी काउंटेबल नाउन है क्या? इससे पहले आपने देखा और एन नहीं, क्योंकि टर्न दिया हुआ है, और टर्न क्या है हमारा? इनक्वेटिव वर्ब। तो इनक्वेटिव वर्ब टर्न के बाद कभी भी और एन आर्टिकल नहीं आएगा, ओके। इनक्वेटिव वर्ब को लेकर परेशान ना होना, एक अच्छी वीडियो बनाऊंगा। इनक्वेटिव वर्ब का एक और नाम है इंसेप्टिव वर्ब, जान लीजिए। वर्ब के आपने तमाम टाइप पढ़े हैं, जिनकी ग्रामर या जिनको इंग्लिश की अपनी बेसिक्स और अच्छी करनी है, इंग्लिश की डीप नॉलेज चाहिए, वो सब देखते जाएंगे वीडियोस को, अच्छा लगेगा उन्हें। इनकोहेटिव वर्ब का मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। समझिए, जो मैंने यहाँ नहीं दिया मैं देने वाला हूँ। जैसे एक एग्जांपल मान लो, द ओल्ड मैन इज गेटिंग वीकर। द ओल्ड मैन इज गेटिंग वीकर, यहाँ लिखा नहीं है मैं इनक्वेटिव वर्ब का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यानी बूढ़ा आदमी कमज़ोर होता जा रहा है। तो बूढ़ा आदमी कमज़ोर अपने आप हो रहा है या कुछ और तरीका है उसका? नेचुरल हो रहा है। तो गेटिंग जो वर्ड है, हो रहा है, गेटिंग क्या है? वो इनक्वेटिव है, ठीक है। तो ऐसी सारी वर्ब जो ऑटोनोमस स्पॉन्टेनियस चेंज दिखाएं, अपने आप होने वाले चेंज बताएं, उन सबको आप क्या बोलोगे? इनक्वेटिव। और यहाँ पर इनक्वेटिव वर्ब क्या है? टर्न, और टर्न के साथ कभी ए और एन नहीं आता। तो आशा करता हूँ, मुझे पूरी उम्मीद भी है कि आज मैंने जो आपको समझाया है या जो मैंने आपको बताना चाहा है वो आपको समझ में आया होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। मैं आपको ए और एन यानी इनडेफिनिट आर्टिकल्स की एक एक्सरसाइज बहुत जल्दी देने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, मेरा मन था 15 to 20 मिनट का, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट टास्क है, इम्पोर्टेंट कंटेंट है। अगर पढ़ेंगे अच्छी तरह तो आपको बहुत 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 अच्छा लगने वाला है, ओके। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और दोबारा बोलूँगा, बीच में गैप हुआ है, कुछ एग्ज़ाम मेरे खुद की पर्सनल प्रिपरेशन थी, अब इसमें गैप को हम दूर करते हैं। अब कंटिन्यू आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, ओके। तो फोकस कीजिए और बताते रहिए। थैंक यू वेरी मच।